तो क्वाड की सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? इट इज बिलीव्ड that the former strategically counters China's economic and military lies. Interestingly, if Chinese hostilities rise on the borders, India can take the support of the other Quad nations to counter the communist nation. In addition, India can even take the help of its naval front and conduct strategic explorations in the Indo-Pacific region. अच्छा जी, देखा जाए तो क्वाड की जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो इंडिया की वजह से ही है, क्योंकि इंडिया जो है वो नेबर है चाइना का। तो अगर जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो हॉस्टिलिटीज़ क्रिएट कर दी हैं बॉर्डर पे, वाटर बाउंड्री है या जो लैंड बाउंड्रीज है वहाँ पे, तो इंडिया जो है, जो क्वाड मेंबर्स हैं उनकी मदद से चाइनीज़ हॉस्टिलिटी को कम करने की कोशिश करेगा। अभी तक तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, क्योंकि बॉर्डर पर या ओशंस में तो अभी तक इतनी कोई हमें ख़ास नज़र नहीं आई, लेकिन बॉर्डर पर जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दफ़ा इंट्रूजन हो चुकी हैं और किसी भी क्वाड का जो मेंबर है उसने कोई भी असिस्टेंस रिलेटेड टू मिलिट्री प्रोवाइड नहीं की। In addition, India can even take the help of its naval front and conduct strategic explorations in the Indo-Pacific region. तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो स्ट्रेटेजिक एक्सप्लोरेशंस हैं उनके लिए भी क्वाड इंडिया की मदद करेगा। The leaders of the Quad nations met on May 4, 2022 in Tokyo for the fourth time and the second time in person. The Quad summit witnessed the launch of new initiatives for continuous collaboration in the maritime domain, space, climate change, health and cybersecurity. During the Quad summit, the member countries pledged to meet challenges for ensuring rule-based maritime order, including in the East and South China Sea, and strongly opposed any coercive, provocative, or unilateral actions that seek to change the status quo. अच्छा जी, ये जो मीटिंग है वो लास्ट ईयर कंडक्ट की गई थी, तो इसमें वही बात सारी रिपीट की गई थी इन तमाम नेशंस की जानिब से कि हम जो चाइनीज़ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और किसी किस्म का कोर्सिव, प्रोवोकेटिव और यूनिलैटरल एक्शन उसको बड़े सख्त तरीक़ों से अपोज करेंगे। तो आते हैं जी, चाइना का क्या स्टांस है क्वाड पर? चाइना हैज लैम्बास्टेड द क्वाड एज अ मैकेनिज्म टू कंटेन इट्स ग्लोबल राइज। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री हैज एक्यूज्ड द ग्रुप ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू अंडरमाइनिंग चाइनीज इंटरेस्ट। इन अप्रैल मिनिस्ट्री spokesperson Wang Wenbin said the group is steeped in the obsolete Cold War and zero-sum mentality and reeks of military confrontation, adding that it runs counter to the trend of the times and is doomed to be rejected. अच्छा जी, चाइना ने जो क्वाड की फॉर्मेशन है या जो उनकी जो रेगुलर मीटिंग हो रही है टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस, उस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की थी, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बड़े सख्त अल्फाज में की थी कि जो यूएस है या उसके जो एलाइज हैं उनकी अभी तक कोल्ड वॉर की ही मेंटेलिटी है और जो वो जीरो सम गेम खेल रहे हैं उसमें उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ज़ीरो सम गेन को समझ लें। इसको एब्सोल्यूट गेन भी कहा जाता है कि दो कंट्रीज में, स्टेट्स में जब भी लड़ाई होती है तो एक विनर होता है और एक लूजर होता है, तो इसको हम ज़ीरो सम गेन कहते हैं या एब्सोल्यूट गेन कहते हैं। और दूसरा होता है रिलेटिव गेन, उसको हम विन विन सिचुएशन कहते हैं कि उससे दोनों ही फ़ायदा उठाते हैं। बट चाइनीज़ ने जो क्वाड की फॉर्मेशन है या जो उनकी रेगुलर मीटिंग्स हैं जो कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए कंडक्ट होती हैं, तो उन्होंने इसको ज़ीरो सम गेम कहा है कि जो यूएस है या उसके एलाइज हैं वो लूजर होंगे इन द फ्यूचर। वाई डिड इट फॉल्टर, कि क्यों ये जो फॉर्मेशन है क्वाड ये लड़खड़ा जाएगा या ये बौखलाहट का शिकार है। Interest waned amid concerns about alienating China. Australia's Morrison has blamed a predecessor for a policy to disconnect from the Quad. Rudd wrote that US officials didn't even bring up the Quad when he visited as Prime Minister in 2008. अच्छा जी, इस चीज़ को हमने पहले भी देखा है कि जो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो कभी भी इस तरह का कोई भी इकदाम नहीं लेगा जिससे उनकी इकोनॉमी है वो डिरेल हो या उसे किसी किस्म के नुकसानात हों। जो ऑस्ट्रेलिया के अभी तो चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो प्रीडेसेसर थे प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने ये कहा था कि जो मुझसे पहले के प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्वाड के लिए कोई भी पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट नहीं की या उन्होंने किसी किस्म की ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जो कि हमें जो क्वाड के दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ रेगुलर कनेक्ट कर सके। तो जो
स्कॉट मॉरिसन से पहले के प्राइम मिनिस्टर थे रूड, उन्होंने ये कहा था कि जब मैं यूएस के विजिट पर गया था तो यूएस ऑफिशियल्स ने मेरे साथ क्वाड के बारे में किसी किस्म की गुफ्तगू ही नहीं की। मनमोहन सिंह pledged not to be a part of any initiative to contain China। तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इस पॉलिसी को खाते में रखा कि हम किसी भी ऐसी फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे चाइनीज इंटरेस्ट जो है वो हर्ट हो। Yet by 2017 with the nationalist government in power in Japan and India, circumstances had changed again। बट जब से नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जापान और इंडिया में आई है, इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने अपना जो स्टांस है रिगार्डिंग कंटेनिंग चाइना उसको चेंज किया। Before Biden came to power, China had engaged in a bloody spat with India on their disputed Himalayan border and launched punishing trade measures against Australia for proposing an investigation into the origins of the coronavirus that causes COVID-19, which was first detected in the Chinese city of Wuhan। तो जो चाइना है वो इंडिया के साथ भी एट अ टाइम जो बॉर्डर स्किर्मिशेस हैं उनमें इंडल्ज है, और एट अ टाइम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उसके जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो प्रपोज किया था कि जो कोरोना वायरस का ओरिजिन है वो चाइना से हुआ है, तो चाइना जो है वो मेन कल्प्रिट है इसके फैलने का। बट अगर देखा जाए तो ना तो ऑस्ट्रेलिया के इस स्टांस को बैक करने के लिए कोई दूसरा कंट्री आया, ना ही इंडिया की जो बॉर्डर स्क्रिमिशेस हैं चाइना के साथ उनको बैक करने के लिए कोई क्वाड का मेंबर आया। तो इससे ये साबित होता है कि जो तमाम कंट्रीज हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इस फोरम का हिस्सा हैं। जब उनके इंटरेस्ट जो हैं वो लूज हो जाएंगे तो जो क्वाड है वो भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है। फ्यूचर देखते हैं जी क्वाड का। क्वाड हैज स्ट्रगल्ड विद इट्स मेंबर्स, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज एंड इंटरकनेक्टेडनेस विद द चाइनीज इकोनॉमी, द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट। Some have accused the Quad of just being that talking shop that cannot speak with one voice and lack any institutional structure. Some fear that Quad would morph into Asian NATO that would provoke a Chinese response. Indian officials have been both wary of provoking China and skeptical of Australia's close ties with Beijing। अच्छा जी, हमने देखा कि इवन जो क्वाड के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो होस्टाइल्स हैं टुवर्ड्स चाइना, बट उनके जो इंटरेस्ट हैं वो चाइना से ही मिले हुए हैं। जो इकोनॉमिक टाइज हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टुवर्ड्स चाइना, अगर वो इकोनॉमिक टाइज जो हैं वो ख़राब होते हैं तो इन दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उन पे बहुत बुरा असर आएगा। फॉर एग्जांपल जो चाइना और इंडिया की ईयरली ट्रेड है वो $2 ट्रिलियन के करीब है। तो इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ऐसा कोई इकदाम नहीं लेगी जिससे उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो लूज हों। चाइना है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो कोई और कंट्री जो है वो ढूंढ लेगा और वहाँ पे जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो कर देगा, या जो अपने गुड्स और सर्विसेज हैं वो किसी और कंट्री में प्रोवाइड कर देगा। बट अ कंट्री लाइक इंडिया उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडियन जो नेटवर्क है वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लाइक चाइना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो जब ऐसे कंट्रीज जिनके इतने ज़्यादा डीप इकोनॉमिकल रिलेशंस हों अपने हॉस्टाइल नेबर के साथ, तो वो कैसे उसके अगेंस्ट जा सकता है। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है ये बातों तक ही है, क्योंकि आज तक इन्होंने कोई भी ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे हमें नज़र आ सके कि वाकई ही ये चाइना को कंटेन कर सकते हैं। कुछ स्कॉलर जो हैं वो ये कहते हैं कि क्वाड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एशियन नेटो बन जाएगा, जिसकी वजह से जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा प्रोवोकेट होगा और वो फिर रिस्पॉन्स में कोई ऐसा काम करेगा जिस वजह से तमाम जो कंट्रीज हैं उनको कंसिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतना होंगे। जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है, क्योंकि उसको आइडिया है कि चाइना से सबसे ज़्यादा करीब तो हम हैं क्योंकि हमारा बॉर्डर मिलता है। तो इस तरह का कोई भी आउटकम होता है कि जिससे चाइनीज़ इंटरेस्ट जो हैं वो हर्ट हों और जो चाइना है वो अपना एग्रेशन शो करे, तो वो सबसे पहले इंडिया के अगेंस्ट शो करेगा।
इस वजह से जो इंडिया है वो भी बहुत ज्यादा इस हवाले से कोई इकदाम नहीं ले रहा और वो इस वजह से स्केप्टिकल है, मशकूक है, क्योंकि जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया है उन दोनों की जो इकोनॉमी है हमने पहले बताया है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज इंपोर्ट्स पे। तो अगर जो क्वाड है वहां से कुछ नेगेटिव साइंस हमें शो होते हैं तो जो चाइना है वो रिटेलिएट करेगा और उससे जो क्वाड के मेंबर्स हैं उन्हीं के इंटरेस्ट डैमेज होंगे। लेट्स टॉक अबाउट चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इंडो पैकोम रीजन, इंडिया पैसिफिक रीजन। The Indo-Pacific region is critical to the world economy and security. On one hand, we have the US, which has been a dominant player for many decades. On the other hand, we have China, a rising power that is viewed with suspicion because it threatens the status quo. क्यों जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसको हम अपने आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर देखा जाए तो कुछ अरसा पहले 1990s या 2000 से पहले पहले 1980s में जो यूएस था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस था थ्रू जापान, थ्रू वियतनाम, थ्रू ताइवान, क्योंकि जो यूएस है उसकी फोर्सेस और उनकी जो इंट्रूजन है वो यहाँ पर होती थी। बट आहिस्ता आहिस्ता जब यूएस ने मिडिल ईस्ट की तरफ रुख किया तो वो जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, तो जिस वजह से चाइना को रूम मिला और वो एक रिविजनिस्ट पावर या राइजिंग पावर जो है वो बन के उभरा। चाइना हैज चेंज्ड its behavior over the past 40 years significantly in Indo-Pacific region to increase its activity in the South China Sea to now taking reefs and building them into islands। अच्छा जी, चाइना ने बड़े स्लोली ग्रेजुअली अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर काम किया। चाइना जो है सबसे पहले क्या करता था, छोटे छोटे जो आइलैंड्स होते थे बिल्कुल थोड़े थोड़े जो डेवलप होते थे उनको जी अच्छे तरीके से डेवलप करता था। इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर फिर आइलैंड्स बनाता था और उन आइलैंड्स को वो आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री कंटोनमेंट में कन्वर्ट करता गया और वहां पे अपनी उसने बेसिस बना ली। जब उसने बेसिस बना ली तो उसने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन्स और दूसरे ऐसे मेजर्स लिए जिनकी वजह से उसकी जो नेवी थी वो बहुत ज्यादा रीजन में स्ट्रॉन्ग होती चली गई और अब हमें नजर आता है कि इस रीजन में चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए कोई भी ऐसी नेवी जो है वो मौजूद नहीं है। ना ही जापान ने अपनी जो नेवल फोर्सेस हैं या कैपेबिलिटीज हैं उनके लिए कुछ इकदाम किए, ना इंडिया ने अभी 2-4 साल पहले ही एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो यूएस से ली, बट उससे पहले कोई भी ऐसी उनके पास स्ट्रेटेजी या वेपन नहीं थे जो कि चाइनीज एग्रेशन है उनको थोड़ा काउंटर कर सके। बट जो चाइना है वो ग्रेजुअली अपनी जो नेवी है उसको इंक्रीज करता गया और दुनिया में देखा जाए तो ये पाकिस्तान का ही ज़्यादा पता नहीं मेजर उसूल है कि लैंड आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बट दुनिया में देखा जाए तो कंट्रीज वो ही डोमिनेंट होते हैं या सुपर पावर होते हैं जिनकी नेवल फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। यूएस के भी जो यूएस मैरीन है वो अपनी जो बाकी तमाम एयर और लैंड फोर्सेस हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चाइना की भी, इवन रशिया की भी। बट पाकिस्तान में ही जो हमारी लैंड आर्मी है, जो लैंड फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है और नेवी का कोई उस तरह हमें उनमें प्रोफेशनलिज्म शो नहीं होता। क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं जी अपने इस टॉपिक का। तो अच्छा, एक चीज़ जो है वो आप जहन में रखें कि आने वाले भी चंद लेक्चर जो हैं अगर उनमें मैंने इस तरह का ऑप्शन या इस तरह की जो स्लाइड है वो प्रिपेयर नहीं की क्रिटिकल एनालिसिस की, तो आपने लाजमी जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस की एक आधा पेज जो है वो प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपने लास्ट में अपने तमाम जो टॉपिक है उसको क्रिटिकली एनालाइज करना होता है पेपर में। तो वैसे तो हमने अपनी जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं उनमें हमने क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो वैसे ही कर लिया है, तो बस फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक दफ़ा इसको फिर से एनालाइज करते हैं। पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस देखते हैं। एक तरफ तो हमें नजर आता है कि यूएस जो है वो उसने अलायंस बनाया हुआ है थ्रू क्वाड, थ्रू ऑकस, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और दूसरी तरफ जो है चाइना अपना अलायंस बना रहा है विद द हेल्प ऑफ ईरान, रशिया और अब मिडिल ईस्ट में जिस तरह
सऊदीया है उसके साथ बहुत ज़्यादा अपने डीप टाइज बना रहा है, तो यहाँ पर भी एक ब्लॉक हमें बनता नज़र आ रहा है जिसकी जो फॉर्मेशन है या जिसकी जो न्यूज़ है बनने की वो हमें कुछ सालों में मौसूल हो जाएगी, क्योंकि रिसेंटली ही चाइना ने अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू सऊदीया और ईरान के डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनको रिज्यूम किया है। तो साफ नज़र आ रहा है कि थ्रू टर्की, थ्रू रशिया, थ्रू इस्लामिक कंट्रीज चाइना जो है वो अपना एक ब्लॉक बना रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ चलती जा रही हैं। देन है मिलिट्री एडवांसमेंट। जिस तरह नेवल एक्सरसाइजेज जो हैं वो हो रही हैं और जो यूएस है वो अपने एलाइज को मिलिट्री इक्विपमेंट से या जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनकी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में चाइना जो है वो अपने एलाइज को भी मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करे। जैसे इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को वो यूज कर सकता है, पाकिस्तान को भी कुछ ऐसे वेपन्स जो है वो दे सकता है या ऐसे कोई सबमरीन दे सकता है जिससे जो इंडियन एग्रेशन है उसको काउंटर किया जा सके। देन इसके इकोनॉमिक फॉल आउट होंगे कि अगर यहाँ पर एक ब्लॉक बनता है जो क्वाड है और दूसरी तरफ भी एक ब्लॉक बनता है तो उसके इकोनॉमिक फॉल आउट जो है वो बहुत बुरे होंगे। हो सकता है ट्रेड रिजम्पशन जो है वो ख़त्म हो जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है बिटवीन स्टेट्स। फिर सोशल जो डिसअरेंजमेंट है वो भी हो सकती है कि जो दोनों कंट्रीज के पीपल टू पीपल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो भी रुक सकते हैं अगर दोनों तरफ से हमें बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटीज देखनी पड़ गई फ्यूचर में। तो जो अभी हमारे बॉर्डर लेस पॉलिसीज हैं वो हो सकता है कि हमें फ्यूचर में देखने को ना मिले।